नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह साहब। सुरेंद्र सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र सिंह जी, जिस प्रकार से वर्तमान में एक पुलिस को समाज से जोड़ने की कवायद की जा रही है, सोशल पुलिसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, उसको लेकर क्या नई कार्य योजनाएं हैं आपकी? मध्य प्रदेश में पुलिस का हमेशा से ये एक प्रयास रहा है कि पुलिस अपने कार्य में जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग ले और जनता की क्या अपेक्षा है पुलिस के बारे में, इसके बारे में लगातार जानकारी लेती रहे, जिससे कि हम एक बेहतर पुलिस व्यवस्था समाज को दे सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से मध्य प्रदेश में नगर और ग्राम रक्षा समितियां बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से इन समितियों के द्वारा बैठक लेकर या इनके सदस्यों से परिचर्चा करके पुलिस न केवल क्षेत्र की समस्या के बारे में पता करती है, बल्कि अपराधों की पतासाजी और रोकथाम में भी जनता की मदद लेती है। इसके अतिरिक्त अभी हमने दो नए कार्यक्रम एक चालू किए हैं। एक तो है जनसंवाद का कार्यक्रम। ये जनसंवाद के कार्यक्रम में ये पुलिस के अधिकारी, जिसमें थाना प्रभारी और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी होते हैं, ये जनता के सदस्यों के साथ बैठक करते हैं, शहरी इलाकों में मोहल्लों में जाकर और ग्रामीण इलाकों में गांव में जाकर, जिससे कि एक तनावहीन वातावरण में पुलिस स्टेशन से दूर जनता से वो इसके बारे में बात करते हैं और उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिसमें जनता अपनी समस्या बताती है और पुलिस को भी उनसे क्या अपेक्षा है, पुलिस के अधिकारी भी उनको बताते हैं। इसके अतिरिक्त जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, उनके बारे में भी जो समस्याएं रहती हैं, उनके लिए हम अलग अलग समय पर जन चेतना शिविर आयोजित करते हैं, जिनके माध्यम से पुलिस में इनके जो अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई हो सकती है, उसके बारे में उनको बताया जाता है और उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। इसके अलावा कईयों एप्लीकेशंस हैं, जैसे एक हमारे यहाँ वुमेन हेल्पलाइन होता है, महिला हेल्पलाइन, जो कि 1090 नंबर है, जिसमें कोई भी महिला को अगर कोई समस्या होती है, वो फ़ोन करती है तो उसका तत्काल रिस्पांस देकर पुलिस की पार्टी वहाँ पर पहुँचती है। अभी हमने हाल ही में पूरे प्रदेश में सभी 51 जिलों में एक डायल 100 स्कीम चालू किया है, जिसमें पूरे राज्य में लगभग 800 वाहन पुलिस के 24 घंटे तीनों शिफ्ट में चलते रहते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट से कम समय में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट से कम समय में घटनास्थल पर पुलिस पहुँचे। और इसी योजना में अभी इस वित्तीय वर्ष में 200 और वाहन जोड़े जाएंगे, तो उनकी संख्या 1000 हो जाएगी। हमारा प्रयास ये है कि हम समय समय पर प्रयास ये करते हैं कि अधिकारी जन मिलें। हमने ये तय किया है कि पुलिस अधीक्षक पूर्व सूचना के बाद कम से कम एक बार हर थाने में जाएं महीने में, जिससे जनता को पता रहे कि इस दिन पुलिस अधीक्षक आएंगे तो वो अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा प्रति मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम, जैसे आपने कहा जन सुनवाई एक ऐसा विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से चलाया गया, जिसमें एक जो दूरी थी अधिकारी के बीच में और एक आम जनता के बीच में, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक अधिकारी ऐसा करते हैं कि किसी घटना विशेष पे जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते, तो उच्च अधिकारियों तक पहुंच पाना पहले बड़ा दुष्कर था, उसके लिए तमाम शोर सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब जन सुनवाई में सीधा संवाद होने लगा है, उसका जो रिस्पॉन्स मिला है वो कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कई बार हमको ऐसी समस्याएं पता चलती हैं जो कि निचले स्तर पर या तो नज़रअंदाज हो गई हैं या उनके बारे में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, तो सीनियर ऑफिसर्स के हस्तक्षेप के कारण उसमें कार्रवाई होती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सहायता दी जाती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि जैसे NCRB के रिकॉर्ड की बात करें, NCRB के आंकड़ों की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन वहीं अगर इसका बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो मध्य प्रदेश के थानों में बहुत सहजता से FIR दर्ज होती। तो जैसे ही आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता है, अपराधों का ग्राफ आंकड़ों में बढ़ता है, कहीं ना कहीं एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है कि मध्य प्रदेश अपराधों के मामले में नंबर 1 है। वहीं आपकी ये भी प्रतिबद्धता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, अपराध दर्ज हो। तो एक झंझा बात, एक द्वंद्व तो आपके सामने आता होगा कि एक मीडिया ट्रायल चल रहा है,
एक वातावरण बनाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत FIR दर्ज हो रही हैं, अपराध बहुत दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो आपकी प्रतिबद्धता है कि थाने में अगर कोई आता है तो उसकी FIR दर्ज की जाए। जैसे FIR को लेके पहले बहुत मुश्किलें थी, अब FIR सहजता से दर्ज हो रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रही हैं कि अगर आंकड़े मैनेज करें तो जनता अपराध के प्रति, थानों के प्रति जो उसका आवागमन बढ़ा है वो रुकता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करते होंगे, उस समय दिमाग में क्या परिस्थिति चलती है? आंकड़ों के बारे में तो हमारे दिमाग में कभी कोई बात नहीं रहती, और व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी आंकड़ों को इस तरह से कोई महत्व नहीं दिया है, क्योंकि अपराध एक सामाजिक बुराई है और पुलिस का काम ये है कि अपराध का पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस के पास रिपोर्ट करे तो पुलिस को फेथफुल तरीके से उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। और ये मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आज से नहीं, हमेशा से आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक क्राइम अगर कहीं पंजीबद्ध होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन हमको देखना ये चाहिए, दो बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो आंकड़ा होता है जिसको बोलते हैं क्राइम रेट। क्राइम रेट होती है कि 1 लाख की आबादी पर एक साल में कितना अपराध हुआ। डेफिनेटली। मैंने एक बार अध्ययन किया तो मध्य प्रदेश में अगर हम पिछले 12-13 साल में देखें, 15 साल में, तो ये क्राइम रेट 300 से 350 के बीच में रही है, स्थिर करीब करीब, कभी घट जाती कभी बढ़ जाती है पूरे हिंदुस्तान में। जबकि ये क्राइम रेट पहले 160 होती थी, अब हो गई है 216। मेरा कहने का आशय ये है कि दूसरे राज्यों में भी अब ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि जो भी व्यक्ति आता है हम उसकी अपराध को फेथफुली रजिस्टर करें। दूसरा, जहाँ तक अपराध स्थिति है, हमको ये देखना चाहिए कि गंभीर अपराध कितने हुए, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश में जैसे प्रतिवर्ष लगभग पिछले साल करीब 2,70,000 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, लेकिन अधिकांश अपराध वो छोटे मोटे अपराध होते हैं। हमको देखना चाहिए कि गंभीर अपराध, इन अपराधों का कितना प्रतिशत है, उनसे वहाँ की कानून व्यवस्था की या अपराध स्थिति के बारे में पता चलता है। और जबकि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ये करीब 28 या 29% होता है और मध्य प्रदेश में 22% है। तो हमारे यहाँ गंभीर अपराध इतने नहीं होते और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अगर हर एक अपराध का पंजीकरण करेंगे तो उससे हमको समाज के बारे में पता चलता है कि हो क्या रहा है। बेसिकली क्योंकि हमेशा ये होता है कि आप छोटी समस्या को जब छुपाने की कोशिश करते हैं, वही बड़ी किसी दिन वो एक बड़ी रूप में अपने सामने आती है और फिर वो बड़ी समस्या होती है। तो ये फेथफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, मेरे ख्याल से ये तो CRPC का प्रावधान है और ये पुलिस का ये दायित्व है कि जो भी व्यक्ति आता है बिना किसी लाग लपेट के उसने जो FIR कर रहा है उसको करें। सोशल पुलिसिंग की अवधारणा ये है कि वो अगर वो विश्वास करके पुलिस तक आए, पुलिस उसकी बात सुने, रजिस्टर करे, फिर विवेचना करे। जैसा क्राइम है, अगर छोटा है छोटे स्तर पर रुक जाएगा। अभी बैंक लूट का एक प्रकरण सामने आया। हालांकि बैंक लूट जब हुई थी तब वो बहुत मीडिया में बहुत आया था, हमने भी उसे बहुत शिद्दत से चलाया। लेकिन हमने ये भी बहुत शिद्दत से चलाया कि पुलिस ने उसे ट्रेस किया एक व्यक्ति विशेष की सूचना पर। तो कहीं ना कहीं पुलिस से जो एक संवाद कायम हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो जन संवाद हो, चाहे आपने जो सुरक्षा एजेंसियां, नगर निगम इकाई वगैरह जो बनाई हैं, उस व्यक्ति ने पुलिस की कहीं ना कहीं अवधारणा को समझा होगा कि उनके मूवमेंट्स को उसने पुलिस को बताया और पुलिस ने उसको ट्रेस किया। तो जिस प्रकार से ये संवाद बढ़ रहा है तो अपराध भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो सोशल पुलिसिंग की दिशा में वार्डों में जाके, थानों में कई एक नागरिकों को बुला के जो जनसंवाद कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश में जो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उन जनसंवाद कार्यक्रमों को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि इनसे पुलिस की कार्यशैली में, समाज में पुलिस की उपस्थिति में कितना महत्वपूर्ण सुधार होगा? ये जो आपने भोपाल की घटना का ये एक उदाहरण किया दिया है, जी जी, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के पास भी ये जानकारी थी उसके मन में पुलिस के प्रति ये विश्वास था कि मैं बताऊंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी और कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य ही ये है कि हम जन सामान्य को ये दर्शाएं कि वो भी पुलिस का एक हिस्सा है
और अगर उनके पास कोई जानकारी है तो पुलिस उसमें तत्काल कार्रवाई करेगी। और ये जो जितने भी इस तरह के कार्यक्रम बताए गए हैं, इनके माध्यम से जो लोगों के मन में एक पुलिस के बारे में विपरीत धारणा रहती है, या कई बार जिसको मैं अगर उस शब्द भय। का उपयोग करूँ, खौफ रहता है पुलिस के नाम का, जी। वो दूर हो और उनको ये लगे कि नहीं, पुलिस जो है हमारे साथ की है। देखिए, पुलिस जो है वो कौन है? पुलिस हमारे समाज में से ही आई है और समाज के एक वर्ग को, सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग को ये दायित्व दे दिया गया कि आप ये काम करिए। वो समाज को ही रिफ्लेक्ट करती है, समाज का ही प्रतिनिधित्व करती है। और सीआरपीसी में आम नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं जो कि पुलिस के अनुरूप ही हैं। तो जब हम ये सोचेंगे कि पुलिस की संख्या तो बहुत कम होती है जनसंख्या को देखते हुए, तो जब सारे नागरिक मिलकर सजग होंगे और इस तरह से सहयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से अपराधों के ऊपर हम बेहतर नियंत्रण कर पाएंगे और अपराधियों को हम न्याय व्यवस्था में पुलिस बल पेश की कर जो सकेंगे। संख्या है वो निश्चित रूप से कम है। पुलिस का अगर देखा जाए तो पुलिस के पास संसाधन भी कम है। बावजूद इन सब विसंगतियों के पुलिस बल दिन रात काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा वर्कलोड पुलिस के ऊपर है। तो एक तो वो वर्कलोड थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी वो सब सुविधाएं मुहैया कराने की ज़रूरत है। बाकी सारे विभाग कभी वेतन की मांग करते हैं, कभी किसी चीज़ की मांग करते हैं। एक यही विभाग है जो मांग नहीं करता, लेकिन हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। कहीं भी कुछ हो, कोई पॉलिटिकल हलचल हो, आपके ऊपर प्रेशर रहता है। कोई सामाजिक हलचल हो, आपके ऊपर प्रेशर रहता है। किसी प्रकार का क्राइम हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली आपके ऊपर है। तो इतना सारा मानसिक तनाव रहता है, उसके बाद काम करना और काम को सुचारू रूप से नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती होगी। कैसे आप अंजाम देते हैं, ये एक अपने आप में एक प्रेशर, जो आजकल तनाव मुक्त लोग जीवन जो तनाव में जी रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर लें तो मुझे लगता है कि वो वैसे ही तनाव झेलने की सबसे ज़्यादा क्षमता तो यहाँ से विकसित हो जाएगी। कैसे करते हैं ये जो देखिए, कोई भी पुलिस का कर्मचारी के लिए जो आपने दो समस्याएं बताई, एक तो ये कि वो उसके ऊपर वर्कलोड आपने बताया जैसे ज़्यादा होता है, और दूसरा आपने बताया कि वो काफ़ी तनाव में रहता है। इससे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। पुलिस के वर्कलोड को कम करने के लिए विभाग और शासन लगातार प्रयास कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पिछले लगभग 5 सालों में मध्य प्रदेश पुलिस के बल में करीब करीब 32,000 की वृद्धि हुई है, जो कि उल्लेखनीय अपने है? आप में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अलावा हमने कोशिश ये की है कि हम पुलिस को बेहतर संसाधन दें, जिससे कि उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो बेहतर हो सके। ये डायल 100 की जो स्कीम आई है, या आप देखेंगे कि हमने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाया है, शहरों में हमने मोटरसाइकिल्स दी हैं, जिससे कि उनके कार्य करने की क्षमता बेहतर हो। दूसरा जो तनाव का बिंदु आपने उठाया, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में रहती है। एक सबसे बड़ी समस्या रहती है आवास की। पुलिस कर्मियों के पास अगर आवास नहीं हो तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। सरकार ने पिछले 5 सालों में, लगभग 3 सालों में मैं कहूँगा, 5,000 आवास गृह और बनवाए हैं हुडको से लोन लेकर, और आने वाले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 5,000 बनाने के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है, और वो कार्य योजना भी अब बहुत जल्दी ही अमल में लाएगी। तो इसके कारण आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में अगले कुछ समय में हमारे पास करीब 25,000 नए आवास गृह आ जाएंगे, जिससे कि उनको, जिसको कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकेगी। हमने एक स्वास्थ्य योजना लागू की है जिसमें उनको बेहतर चिकित्सा उनको और उनके परिवार को मिलती है। हमारी कल्याणकारी गतिविधियों में उनके जो अच्छे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। इनफैक्ट जो राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जैसे आईआईटी या आईआईएम या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसमें निरीक्षक तक के बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं उनकी सारी फीस, ट्यूशन फ़ी हम अपनी वेलफेयर फंड से उनको देते हैं एक बच्चे के लिए। अब उसको 2 कर दिया है हमने, अगर कि दूसरी बच्ची हो, यानी कम से कम एक बालिका हो, जिससे कि बालिकाओं में शिक्षा को हम प्रोत्साहन अपने विभाग में भी देना चाहते हैं। तो ये कभी जैसे ये एक जो पुलिस अपने वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं
इनका पूरे तरीके से इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे अपने आप में एक अद्वितीय योजना है कि अगर एक दूसरी बालिका है तो वेलफेयर ये जो हमने कमेटी है उसको प्रचार किया है इसका, और ये मेरे ख्याल से हमारे सभी जवान जानते हैं कि ये है, क्योंकि उसके लिए हर साल हम सर्कुलर जाता है, उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। जी जी। और ये तो सर सोशल वेलफेयर की बात हो गई, पुलिस के वेलफेयर की बात हो गई। वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से तमाम नए प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है, जिसमें खासकर साइबर क्राइम एक बड़ा अपराध है, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस उस हिसाब से उन्नत है, अपग्रेड है कि साइबर क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, मोबाइल के, इंटरनेट के, बैंकों की धोखाधड़ी के, उनको प्रॉपरली ट्रेस कर पाए मध्य प्रदेश पुलिस? हमारे यहाँ राज्य में एक हमने साइबर सेल बनाया है, जो कि एक राज्य स्तरीय यूनिट है, और उसमें इस तरह के जो अपराध होते हैं उनकी विवेचना में पूरी तरह से करने के लिए वो सक्षम है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर जिले में इस को विकसित करें, अपनी कैपेसिटी को, और इसके लिए जितने भी हमारे नई सेवा के सब इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज आ रहे हैं, हम उनको सबको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि हर एक केस को यहाँ ना भेजना पड़े। और भोपाल में जो साइबर सेल है वो केवल जो बहुत ही विशिष्ट प्रकार के अपराध है उनकी विवेचना करें। और हमको ये पूरा विश्वास है, अभी भी हम विवेचना साइबर अपराधों की अपने यहाँ ही करते हैं, कहीं हम किसी दूसरी एजेंसी को नहीं देते, लेकिन आने वाले समय में हम और भी अपने आप को बेहतर बना लेंगे इस तरह की विवेचना करने में। अगर वर्तमान परिदृश्य में अपराधों की बात करें तो पहले जो अपराध होते थे वो एक कारण मूलक अपराध होते थे कि किसी व्यक्ति विशेष की जन्म, एक सामाजिक दुश्मनी है, कोई प्रतिष्ठा है, कोई तनाव है, अपराध का कारण मालूम होता था। आज के परिदृश्य में एक अच्छी जिंदगी जीने की लालसा के चलते कई नवयुवक या कई ऐसे लोग भी अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं कि उनका बैकग्राउंड पता नहीं रहता कि इनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, तो एक नई तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो रही। पहले उन अपराधों को पढ़ने में, उनको समझने में उनकी पृष्ठभूमि काफ़ी कारगर काम करती थी। अब तो इस प्रकार के स्मार्ट, अगर उनको कहा जाए कि स्मार्ट क्राइम कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है उनके पास, सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी जीने के पीछे, तो इस प्रकार से ये एक जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा उसमें एक ये महत्वपूर्ण घटक है। तो ऐसे अपराधों को ट्रेस करने में आप कैसे अपराधों को ट्रेस करते हैं? पृष्ठभूमि है नहीं, अपराधी ने चलते अपराध कर लिया। कई ऐसे अपराध मैंने पढ़े हैं कि पता चल रहा है कि वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चेन स्नैचिंग में उनका नाम सामने आया। तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों पनप रही है? इसके लिए आप किसे मूलतः दोषी मानते हैं? देखिए, जो अपराध कोई भी होता है, अगर आप उसका मूल कारण देखें तो ये जब आपकी अपेक्षा और आपकी उपलब्धि, इसके बीच में गैप होता है तो अपराध होता है। मैं अपेक्षा ज़्यादा करता हूँ और उपलब्धियाँ मेरी कम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उपलब्धि किसी तरीके से प्राप्त कर लूँ। ये इनके इन प्रकार है। और ये जब से कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, जब हमारा युवा वर्ग देखता है आसपास की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, तो उसकी स्वाभाविक तौर पर अपेक्षाएं बढ़ती हैं, और उसके कारण भी अपराध बढ़ते हैं। दूसरा मेरा सोचना ये है कि अगर हम अपराधों के जेनेसिस में जाएं, तो कोई भी व्यक्ति है, उसका जो भी व्यक्तित्व का विकास होता है, उसमें सबसे पहला मेरे हिसाब से भूमिका होती है उसके परिवार की। जी। दूसरा नंबर आता है शिक्षण संस्थाओं का, तीसरा नंबर आता है समाज का, और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति समाज के अनुरूप नहीं ढल पाता है तो फिर करेक्टिव एजेंसी के रूप में पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। तो मैं जो ये एनालिसिस दे रहा हूँ, उससे मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पहली तीन संस्थाएं हैं, इनको अपना काम बेहतर तरीके से करना है, जिससे कि अपराध ना हो। पुलिस बेसिकली अपराध होने के बाद कार्रवाई करती है। अपराध को रोकने में पुलिस की भूमिका बहुत सीमित होती है। पहली भूमिका, जैसे मैंने बताया, परिवार, शिक्षण पुलिस संस्थाएं, अपराधी को अपराध करने से रोकती है। अगर ये तीन स्टेप काम कर ले तो ये अपराध हो नहीं। इन सबको, सारी जो संस्थाएं हैं, इनको मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि अगर ये तीन, माता पिता, परिवार और समाज, अगर ये तीन ठीक से काम कर लें तो अपराधी बने नहीं। और शिक्षण संस्था, क्योंकि ये व्यक्तित्व का विकास, उसको ढालना, जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके नैतिक मूल्य होना चाहिए,
इसके बारे में इन तीनों संस्थाओं का सबसे ज़्यादा योगदान। निश्चित रूप से सर, यहाँ मैं स्वयं और पूरा प्रदेश आपके इस अनुभव का लाभ लेना चाहेगा, जानना चाहेगा कि अपेक्षा और उपलब्धियों के बीच का जो आपने व्याख्या की है, निश्चित रूप से उस गैप के बीच में और ये जो 3 महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं, इनमें कहाँ कुछ खो गया है, कहाँ कुछ टूट गया है कि वर्तमान समाज में ताना वाना जो है क्या बिखरा है ऐसा, जिस वजह से इस प्रकार की प्रवृत्तियां, इवन नैतिक साहस इतना कम हो गया है कि उसके दबाव के चलते बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अब अगर वो पुलिस जैसे पेशेवर उसमें आए जहाँ बहुत ज़्यादा दबाव है, तनाव है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा भी है, तो कैसे वो फेस करेंगे? अगर तो एक जो ये चीज़ें बन रही हैं, क्या आखिर छूट क्या रहा है? समाज में ऐसा क्या कम हो गया, शिक्षा में ऐसा क्या कम रह गया, परिवारों में ऐसा क्या हो गया कि जो ये नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है लगातार? देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली उसको अन्यथा कई बार ऐसा लिया जाता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर टाल रही है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जो हम लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ा है, हम लोगों की भाग दौड़ बढ़ी है, जो आदमी अपने जीविकोपार्जन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि जो दूसरे उसके दायित्व में उन पर ध्यान नहीं देता है, या अगली बात कहें कि इतनी ज़्यादा आत्म केंद्रित हम लोग सब हो गए हैं कि हमको आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, या हमको समाज के दूसरे उससे कोई मतलब नहीं है। तो और प्रतिद्वंद्विता बहुत बढ़ गई। देखिए, किसी भी समाज में जब प्रतिद्वंद्विता बहुत हो जाती है हर एक चीज़ में, तो आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिवनेस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है तो स्वाभाविक तौर पे लोगों को ये लगता है कि फाउल प्ले करके हम दे जाएं। तो ये सारे जो है ना, ये समाजशास्त्रियों को और सबको मिलकर विश्लेषण करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं तो अपने आप को सक्षम नहीं मानता इसमें कोई गंभीर विश्लेषण या उसके कारण निकालने में। लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगी, जिसके कारण कि शायद हम अपराधों पर, जो विशेष तौर पर युवाओं में जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर हम, या उनमें जो तनाव बढ़ रहा है उस पर हम शायद कुछ नियंत्रण कर नहीं सकते। मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश में सोशल पुलिसिंग की डेवलपमेंट को लेकर और पुलिस बल को उन्नत बनाने को लेकर और क्या आपकी नई योजना है? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा तो जो मैंने बताया कि जो पुलिस और सोसाइटी के बीच में बॉन्ड है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जो प्रयास हैं उनको और भी ज़्यादा सघनता से और गंभीरता से करने की कोशिश है। दूसरा, जो बल के बढ़ाने की बात है वो बढ़ रही है, और जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं उनको हमको और बेहतर करना है। जो हमारे एफएसएल हैं, फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं, जो हम फोरेंसिक साइंस का हम मदद लेते हैं विवेचना में जिला स्तर पर, इस सारे कार्य को और बेहतर करके उसको और उन्नत तरीके से करने से हम अगर कार्य करेंगे तो हम पुलिस को और भी एक मॉडर्न लुक दे पाएंगे, और हम मेरे ख्याल से समाज को बेहतर पुलिस व्यवस्था दे पाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश आपका? मध्य प्रदेश की जनता के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, और मध्य प्रदेश की पुलिस का ये हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हम जनता को बेहतर से बेहतर पुलिस व्यवस्था दें, जनता की सेवा करें। और ये मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस और जनता जब आपस में सहयोग करेगी, जिसमें दोनों का दायित्व है, तो हम एक शांत और सुरक्षित मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ा सकेंगे। समय सीमा के चलते सर मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। हर मुद्दे पर बहुत सहजता से, बहुत स्पष्ट रूप से अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुप रहकर तूफान उठाया जा सकता है, चुप रहकर भी शोर मचाया जा सकता है। हम जिससे मिलते हैं हम वैसे हो जाते हैं। हम पुलिस हैं, हम समाज हैं, हम पानी हैं, हम में हर रंग मिलाया जा सकता है। हमें पॉलिटिशियन का दबाव भी झेलना है, हमें समाज की सुरक्षा भी करनी है, हमें अपने पुलिस बल के वेलफेयर को भी देखना है, और इन सब के साथ निंदक नीरे राखिए की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को आत्मसात करते हुए अपने आप में सुधार रखना है, सुधार करना है। ये सब बातें हमारे साथ आदरणीय
डीजी महोदय ने शेयर की और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांत और सुरक्षित रहे, यही मेरा एकमात्र ध्येय है। IND 121 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।